इन्फिनिट स्टोरीवर्स में आपका स्वागत है। अगर आपको दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी मिस न हो। एपिसोड 1 अवेकनिंग सेरेमनी। ल्यूटीन बी साल 3024 इंसानों ने नए प्लेनेट पर रहना शुरू कर दिया है। ये प्लेनेट पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष दूर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति के पास सोल स्पिरिट रहती है। जिसके पास सोल स्पिरिट नहीं होती है उनके कबीले में जगह नहीं होती है। जब इंसान इस दुनिया में पहली बार आए थे तब उनका स्वागत सही से नहीं हुआ था। उनका स्पेसशिप बुरी तरह से टूट गया था। उनमें से कुछ की मौत तक हो गई थी। जैसे ही इंसानों ने इस ग्रह पर कदम रखा वैसे ही उन पर यहाँ के जानवरों ने हमला कर दिया। हमला होने से कुछ समय बाद इस दुनिया के असली ताकतवर जीवों ने इंसानों की मदद की, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि वह यहाँ के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उनके इलाके में घुसपैठ नहीं करेंगे। इंसानों को इतना तो समझ आ चुका था कि वह इसी बात के लिए इस नई दुनिया में आए थे। पृथ्वी की हालत अभी जो है वह इंसानों के चक्कर में हुई है। उन्होंने पृथ्वी के पर्यावरण को पूरा बर्बाद कर दिया था और नए ग्रह में आवास के लिए निकल पड़े थे। इन शर्तों के बाद उन्होंने इंसानों को इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए मदद की और सोल स्पिरिट की शक्तियों को जागृत करना सिखाया। उनमें से एक एलियन जिसका नाम सेलियो था वह बोला, इस दुनिया में हमारे जैसे लोगों के पास सोल स्पिरिट होती है। हालांकि यह आप इंसानों के सोल स्पिरिट से अलग हो सकती है क्योंकि आप यहां दूसरी दुनिया से आए हैं, लेकिन आपके तत्व हमारे तत्व जैसे हो सकते हैं। सोल स्पिरिट में कई होते हैं जैसे जल, वायु, अग्नि, बिजली, पृथ्वी और जंगल। इन तत्व को शुरुआती तत्व बोला जाता है। इसके बाद आते हैं जैसे रोशनी, अंधेरा, छाया, संबंध, स्पेस, जहर, श्राप। ये तत्व शुरुआती से ऊपर होते हैं, इन्हें सेकेंडरी एलिमेंट बोला जाता है। इसके बाद आखिरी और सबसे कम मिलने वाले तत्व जैसे समय, साउंड, शैतान, चुंबकीय शक्ति, इन्हें एडवांस एलिमेंट बोला जाता है। एडवांस एलिमेंट मुश्किल से हमारे पूर्वज में इतने ही दिखे, शायद और भी हो सकते हैं। इसके बाद उन जीवों ने इंसानों को खुद को मजबूत करने के तरीके सिखाए और जानवरों से लड़ना भी सिखाया। इंसान यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह समझदार जीव हमारी भाषा कैसे जानते हैं। फिर उसके बाद इन जीवों ने इंसानों के लिए एक सौर टॉवर बनाया और लोगों की सिखाया कि कैसे इसको बना सकते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक एक करके सभी लोगों को उस टॉवर पर उनकी सोल स्पिरिट जागृत करवाई। उनमें से बहुत से सोल स्पिरिट जागृत हुई, जिनमें से एक फीनिक्स अग्नि तत्व, ड्रैगन वायु तत्व, काला कछुआ जल तत्व, सफेद बाघ बिजली तत्व, ब्लैक हाउंड अंधेरा तत्व। ऐसे करते करते बहुत से सोल स्पिरिट सामने आए, लेकिन इनको स्पिरिट्स को स्तर के हिसाब से रखने में समय लग गया। अब सबसे उच्च रैंक में ब्लैक टर्टल, फीनिक्स, नीला ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन, पेगासस और ब्लैक हाउंड को रखा गया। वक्त के साथ साथ और सोल स्पिरिट सामने आए, पिछले वालों से कमजोर या ताकतवर। इंसानों की आबादी भी ल्यूटीन पर बढ़ने लग गई, इतनी कि इस दुनिया के पुराने जीवों से भी ज्यादा। लेकिन तब भी इंसानों ने उन जीवों को नहीं सताया क्योंकि उन्होंने ही उनको बचाया था शुरुआत में। अब सोल स्पिरिट की भी 10 श्रेणी बन चुकी थी। इनमें अभी भी उच्च रैंक वाले सोल स्पिरिट अभी भी ऊपर थे, वह रैंक 10 पर आते हैं। वक्त बढ़ता गया तो उन दूसरे जीवों की आबादी भी कम होने लग गई। उनके अंश को आगे बढ़ाने के लिए इंसानों में उनके साथ रिश्ता रखना चालू कर दिया और दोनों तरफ विवाह होने लग गए, लेकिन तब भी उन जीवों को बचाया नहीं जा सका और फिर से इस दुनिया पर इंसानों का राज हो गया। इंसानों ने फिर से पुरानी गलती नहीं की, उन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की। पृथ्वी ग्रह पर पहुंचना मुश्किल है तो इस दुनिया में वही गलती नहीं कर सकते। उन जीवों को शूरा नाम दिया गया, वह अब इस दुनिया से खत्म हो चुके थे, लेकिन उनके बच्चे जो इंसान जैसे ही थे, अब उनका ध्यान इन लोगों को रखना है। अब इस दुनिया में बहुत से लोगों के पास सोल स्पिरिट थी, जिनके पास नहीं थी वही या तो साधारण जीवन जी रहे थे या फिर मार दिए गए। सबसे नीचे स्तर के सोल स्पिरिट वालों को कबीले से निकाल दिया जाता है। नीचे स्तर में 3 स्तर तक रखा गया। इस घटना के 40 साल बाद ल्यूटीन प्लेनेट पर इंसानों की आबादी हर हिस्से में फैल गई। सबकी सोल स्पिरिट अलग है तो सभी ने अपनी हिसाब से अलग जगह पर रहने लगे। साल 3105 शहर शौर्य, नए बच्चों का झुंड अपने सोल स्पिरिट को जगाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। दूसरी तरफ बुजुर्ग लोग शर्त लगा रहे थे कि किन कबीलों के पास ज्यादा टैलेंट है। यहाँ दूसरे छोटे कबीले भी थे, जो बचे हुए बच्चे जिनको कोई बड़ा कबीला नहीं लेता उनको ये लेते थे। सभी बच्चों, आपका सोल स्पिरिट जागृत अभियान में स्वागत है। जिनका नाम लिया जाएगा वह ऊपर आएंगे और अपनी सोल स्पिरिट जागृत करेंगे। सभी बच्चे वैसे ही करते हैं। सोल स्पिरिट जागृत करने की कोई उम्र नहीं है, लेकिन स्तर बढ़ने और उम्र होने से इसका फायदा उतना नहीं होता है। दूर खड़ा एक लड़का जिसका नाम रशीद था अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसके बगल में उसका चचेरा भाई रोहित खड़ा था।
राशिद, कोई सही स्तर की सोल स्पिरिट जागृत करना, नहीं तो कबीले से निकाल दिए जाओगे। रोहित ने कहा। भाई रोहित, इसमें क्या बड़ी बात है? राशिद ने मजाक में टाल दिया। तुम्हें यह मजाक लगता है? अगर तुमने निचले स्तर की सोल स्पिरिट जागृत की तो तुम्हें कबीले से निकाल दिया जाएगा। एक सुंदर सी लड़की ने बोला, जिसका नाम प्रिया था। प्रिया राशिद की बचपन की दोस्त और होने वाली मंगेतर थी। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी। एपिसोड 2 अवेकनिंग ऑफ सोल स्पिरिट। बात करते हुए राशिद के चचेरे भाई रोहित का नाम पुकारा जाता है और नर्वस होकर रोहित ऊपर टावर के पास जाता है। वहां उस बुजुर्ग को प्रणाम करता है। सोल स्पिरिट जागृत करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा और यहां बैठकर तुम्हें उस सोल स्पिरिट को अपने अंदर ढूंढना होगा। घबराना मत, इसमें तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उस बुजुर्ग ने जैसे कहा वैसे ही रोहित ने किया। अपने मन को शांत करके एकाग्र किया और अपने अंदर सोल स्पिरिट को ढूंढना शुरू किया। 1 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। फिर तभी आसपास एक रोशनी दिखाई दी और रोहित के पीछे एक स्पिरिट की आकृति दिखाई देने लगी। उस आकृति ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया और आसपास हवा के झोंके चलने लगे। धीरे धीरे उस आकृति ने अपना रूप लेना शुरू कर दिया और एक बड़े से बाज का रूप ले लिया। उसके बाद बिजली चमकने लगी। फिर उस बाज ने चिन्ह का। रोहित, शौर्य, स्तर 8 का सोल स्पिरिट, थंडरबर्ड, तत्व, हवा और बिजली। आसपास सभी लोग चौंक गए क्योंकि यह अभी तक जागृत किए गए सभी सोल स्पिरिट में सबसे ऊंचा स्तर था। शौर्य कबीला फिर से अपना घोष दिखा सकता है। दूसरे कबीले वाले जलने लग गए। फिर रोहित के बाद रशीद की मंगेतर प्रिया का नाम पुकारा और वह टावर के ऊपर चली गई और अपनी सोल स्पिरिट जागृत करने लगी। कुछ देर बाद आसपास ठंड बढ़ने लगी और एक आकृति प्रिया के पीछे दिखाई दी, जो बाद में एक पंछी जैसा बन गया था। दोबारा से आग, बिजली, वायु, पत्थर और बैलें दिखाई देने लगी। फिर वह पंछी एक मधुर सी धुन में गुनगुनाने लगी। वह बुजुर्ग आश्चर्य में था। थोड़ी देर बाद उसने बोला, प्रिया रविंद्र, स्तर 9 की सोल स्पिरिट, 5 तत्व वाली पंछी। तत्व, 5 शुरुआती तत्व। सभी लोगों ने रविंद्र कबीले को बधाई दी। उसके बाद रविंद्र कबीले के मुखिया साहिल रविंद्र ने अपने बालों पर हाथ फेरा। फिर खुशी से शौर्य कबीले की ओर देखते हुए बोले, बधाई हो, मेरी पोती आपके कबीले में बहू बनकर जा रही है। ये सुनकर दूसरे कबीले वाले जल रहे थे कि क्यों उन्होंने प्रिया की शादी का प्रस्ताव नहीं दिया था। इस समारोह का आखिरी व्यक्ति राशिद, शौर्य कृपया मंच पर आए। इतना सुनने के बाद राशिद टावर पर चला गया और अपनी सोल स्पिरिट जागृत करने के लिए बैठ गया। काफी टाइम हो गया लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ। तभी अचानक से मौसम बिगड़ने लग गया और आसपास सभी शुरुआती तत्व और सेकेंडरी तत्व दिखाई देने लगे, फिर एडवांस तत्व। आसपास सभी लोग शोक से मुंह खोले बैठे थे। ये लेजेंडरी सोल स्पिरिट तो नहीं, लेकिन इतने सारे तत्व, बोल दो ये झूठ है। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। वही राशिद अपने मन में एक बड़े से फन फैलाए हुए सांप को देख रहा था और सांप कुछ बोल रहा था, मैं स्तर 10 से ऊपर की सोल स्पिरिट हूँ, मैं एक नागा स्पिरिट हूँ। तुम्हारे ऊपर खतरा आ सकता है, इसलिए मैं खुद को निचला स्तर दिखाऊंगा और तुम जंगल में नागा आश्रम चले जाना, वहां तुम्हें सब पता चल जाएगा। राशिद को कुछ समझ भी आया लेकिन तब भी उसने बात मान ली और अपने सोल स्पिरिट को सामने लाया, जिसको देखकर सभी हंसने लग गए। राशिद, शौर्य, निचले स्तर की सोल स्पिरिट, पारदर्शी नाग, तत्व, जहर, क्या निचले स्तर का सोल स्पिरिट? क्या इस सांप ने मुझसे झूठ बोला? राशिद ने अपने मन में सोचा। तभी सामने घोषणा हुई, राशिद शौर्य ने निचले स्तर की सोल स्पिरिट जागृत की है। नियम के अनुसार राशिद अब किसी भी कबीले में नहीं रह सकता है। इतना सुनकर रोहित मन में खुश था, वही प्रिया दुखी थी। अपने प्यार को इस तरह हारते हुए देख रही थी। राशिद ने अपना सिर झुका लिया और शांत रहा। तभी शौर्य कबीले के मुखिया राशिद के दादाजी गुस्से में बोले, नालायक, तूने इस दिन के लिए हमारे सारे रिसोर्स खर्च करवाए, चले जा अभी यहां से। राशिद फिर अपने माता पिता की ओर देखने लग गया। उन्होंने अपना मुंह ही दूसरी तरफ घुमा दिया। दूसरी तरफ प्रिया राशिद के लिए दुखी थी कि अब उसकी शादी राशिद से नहीं हो सकती। राशिद के दादा ने एक सिक्कों की पोटली राशिद की और फैन की और कहा, क्योंकि तू मेरा पोता है इसलिए कुछ पैसे दे रहा हूं, इन्हें लेकर अपनी आगे की जिंदगी गुजार, आज से तेरे और शौर्य कबीले से रिश्ता खत्म। राशिद के दादाजी ने वहां से चले गए और एक सुनसान जगह जाकर रोने लगते हैं। बेटा राशिद, अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता क्योंकि तुम मेरे खून नहीं हो और तुम्हारे ऊपर मरने का खतरा है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। राशिद दुखी मन से वहां से चला गया और जाते वक्त उसने एक कागज देखा। उसमें वही सब लिखा था जो दादाजी कोने में जाकर रोते हुए बोल रहे थे, मेरे ऊपर मौत का खतरा है। राशिद सतर्क हो गया और उसने सोचा कि मुझे कौन मारना चाहेगा।
पास के एक होटल में जाकर खाना खाने के लिए राशिद घुसा। फिर कुछ खाने के बाद बाहर निकल गया। राशिद हर कदम सोच समझ कर रख रहा था और किसी की नज़र में आए बिना चुपचाप आगे बढ़ रहा था। आसपास के लोगों की नज़रों में तरस भी था और कुछ लोगों के मन खुशी थी। सड़क पर चलते हुए सोच रहा था, कौन मुझे मारना चाहता है, कहीं मेरे चाचा तो नहीं, क्योंकि मुझे देखते ही उनकी आंखें नफरत से मेरी तरफ होती है। आगे चलते हुए जंगल का रास्ता आ रहा था और लोग कम होते जा रहे थे। चलते हुए उसको सब कुछ सुनसान लगता है, तभी उसको कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ही पीछे से आ रही थी। तभी राशिद रुक गया तो आवाज़ भी बंद हो गई। राशिद फिर से चलने लग गया तो फिर से कदमों की आवाज़ आने लग गई। राशिद चिल्लाया, कौन है यहाँ और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? एपिसोड 3 फाइट विद ओन ग्रुप मेंबर्स। राशिद के चिल्लाने के बाद कुछ लोग सामने आते हैं। सबने अपना मुंह ढका हुआ था। सभी ने काले कपड़े पहने हुए थे, ये तक कि उनके हाथों में भी दस्ताने थे। राशिद ने फिर से पूछा, कौन है आप लोग और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर वह नकाबपोश कुछ नहीं बोलते, बस राशिद को देखते रहते हैं। शायद उनका काम राशिद को मारना नहीं था। तभी पीछे से किसी की हंसती हुई आवाज आती है, ये हम लोगों के कहने पर तुम्हारा पीछा कर रहे थे। झाड़ियों से बाहर दो लोग आते हुए दिखाई देते हैं। राशिद दोनों को पहचानता था, यह उसके चाचा और चचेरा भाई थे। तुमने क्या सोचा कि तुम चुपके से बाहर निकल जाओगे? विजय ने बोला। तो यह आप है चाचा जी, राशिद ने बोला। इस लड़के को यही मार दो और इसकी लाश को जानवरों को डाल दो और बाकी सबूत मिटा दो, विजय ने सैनिकों से कहा। रुकिए पिताजी, ये रोहित था। मुझे इससे अपना पुराना बदला लेना है कि इसने मुझसे प्रिया को छीना। आज मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मौत के बाद भी नहीं भूले, फिर इसके बाद प्रिया मेरी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। ये सुनकर राशिद को गुस्सा आ जाता है। रोहित, मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई समझा है, लेकिन तुमने प्रिया के लिए मुझे मारने की कोशिश की। राशिद बोला, तुम्हारे मरने की खबर सुनने के बाद मैं अपनी शादी का ऑफर उन्हें दूंगा और प्रिया के सुहागरात मनाऊंगा। खड़े क्यों हो, मुझसे सामना करो। अरे तुम तो मेरा सामना नहीं कर सकते, तुम्हारे पास तो निचले स्तर की सॉल स्पिरिट है। हाँ हाँ हाँ। तभी राशिद के दिमाग में उसकी सॉल स्पिरिट बोली, अब तुम्हें अपनी शक्तियों को छुपाने की जरूरत नहीं है, दिखाओ इसको कि तुम कौन हो और तुम्हारी सॉल स्पिरिट क्या है। फिर दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। राशिद ने पहले खुद को साधारण दिखाया, फिर अचानक उसने अपनी सॉल स्पिरिट जागृत की। नागा स्पिरिट फायर बर्स्ट। फिर राशिद ने एक बड़ा सा आग का गोला रोहित के ऊपर फेंक दिया। विजय हैरान होकर देखने लग गया, ये तो लेवल 2 की स्किल है और अग्नि तत्व है। दूसरे काले कपड़े वाले लोग भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से देखा था कि राशिद ने सिर्फ जहर तत्व जागृत किया था, तो अग्नि तत्व कहां से आया उसके पास। तभी उन काले नकाबपोश में से किसी ने जल तत्व का आवाहन करके वाटर स्प्लैश नाम की स्किल इस्तेमाल की और राशिद को भीगा दिया। तभी कहीं से एक लड़की की आवाज आई, राशिद को जाने दो। उसके तुरंत बाद नकाबपोशों पर बिजली तत्व की शक्ति आ गिरी। लाइटनिंग स्ट्राइक। इस बार प्रिया भी हैरान रह गई जब उसने देखा कि यह तत्व और किसी ने नहीं बल्कि राशिद ने की थी। राशिद, तुम्हारे पास बिजली तत्व? प्रिया ने फिर से हैरान होकर पूछा। प्रिया, तुम मेरे और मेरे चाचा के बीच में मत पड़ो, राशिद ने कहा। हालांकि प्रिया राशिद की मदद दोस्त के हिसाब से नहीं करने आई थी, बल्कि वह सच में राशिद से प्यार करती थी। वह फिर बोली, मैं तुमसे अपने सच में प्यार करती थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई थी। मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकती, मेरे कबीले में तुम आ जाओ। ये सुनकर रोहित को जलन होने लगी, क्योंकि वह प्रिया को बस पाना चाहता था। उसने मन में सोचा कि प्रिया मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। फिर उसने प्रिया के ऊपर विंड कटर नाम की स्किल कास्ट कर दी, लेकिन वह प्रिया को चोट पहुंचाता। तभी राशिद सामने आ गया। राशिद की अभिव्यक्ति पूरी बदल गई थी, क्योंकि वह अपने नियंत्रण में नहीं था। उसने एक स्किल कास्ट कर दी जो शायद उसके सॉल स्पिरिट ने की थी। डार्क स्किल, डार्कनेस ऑफ ब्लाइंडनेस। इसके बाद राशिद के चाचा रोहित और काले नकाबपोश अंधे हो गए। उसके बाद राहुल के दिमाग में नागा ने राशिद से कहा, ये लड़की तुमसे सच्चा प्यार करती है, इसको धोखा मत देना। इसको कहो कि इस बारे में किसी को कुछ न बताए और जल्दी नागा आश्रम पहुंचो। राशिद फिर अपने होश में आकर फिर प्रिया से कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन शायद अभी हम दोनों को अलग रहना होगा, भविष्य में तुम्हारे पास आऊंगा। प्रिया के आंखों में आंसू थे और उसने पूछा, तुम्हारे पास इतने तत्व कहां से आए? तुमने मुझसे झूठ बोला। राशिद फिर बोलता है, मेरी सॉल स्पिरिट कुछ खास है, शायद मैं भी इतना नहीं जानता, क्योंकि यह मुझसे बात भी कर सकती और सभी तत्व भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सुनकर प्रिया हैरान रह गई, कहीं ये लेजेंडरी सॉल स्पिरिट तो नहीं है?
मुझे ये पता लगाने के लिए नागा आश्रम जाना होगा और मैं अपने कबीले में गोद लिया हुआ बच्चा हूँ। शायद तुम मुझे अब न चाहो। ये सुनकर प्रिया ने राशिद को गले लगा लिया और उसके होठ चूम लिए। तुम अनाथ हो या न हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगी, चाहे मुझे 7 जन्म भी इंतजार करना पड़ा तब भी मैं तुम्हारी रहूंगी। इतना सुनकर राशिद रो पड़ा और प्रिया को और कसकर गले लगा लिया। प्रिया, अब मुझे चलना चाहिए, मैं भी तुम्हारे बिना शायद न रह सकूं, लेकिन मैं अभी मजबूर हूं, मुझे जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मुझे भूल मत जाना। मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा, बस इंतजार करना, मैं तुम्हें ठीक ले जाऊंगा। इसके बाद राशिद जंगल की ओर चला जाता है और पीछे रह जाती है प्रिया अपने सैनिकों के साथ। तभी उसके चाचा और बाकी के लोगों का अंधापन ठीक हो जाता है। ये तो अंधेरा तत्व था, लेकिन ये तो बहुत कम लोगों के पास होता है। इसका मतलब राशिद की सोल स्पिरिट कोई लेजेंडरी सोल स्पिरिट है। सभी ने सिर हिलाया और वापस अपने कबीले में लौट गए और प्रिया भी खुश लग रही थी। राशिद, तुम जब मुझसे मिलो तो तुम ऐसे ताकतवर व्यक्ति बनकर आना कि सब देखते रहे कि तुम मेरे मंगेतर हो। प्रिया के खुशी से गाल लाल हो गए थे। एपिसोड 4 फॉरेस्ट सोल स्पिरिट। राशिद जैसे ही जंगल के अंदर गया तो उसे वहां कोई जंगली जानवर नहीं मिला, जिसको देखने के बाद राशिद को एक बार को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चलते हुए राशिद को अपने कान में एक आवाज सुनाई दी, आखिरकार तुम आ गए राशिद। राशिद तुरंत चौकन्ना हो गया और मन में बात करने लग गया, क्या ये तुम बोल रहे हो? लेकिन राशिद को कोई जवाब नहीं मिलता। हाँ हाँ हाँ, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और तुम जिससे अपने मन में बात कर रहे थे वह तुम्हारी सोल स्पिरिट नहीं है। क्या? राशिद अपने मन में शौक था, उसे समझ नहीं आ रहा था तो वो कौन था मेरे अंदर जिसने तुम्हारे मन में तुम्हारे सोल स्पिरिट को छिपाया था? वो नागा आश्रम से ही किसी ने किया है। वह तुम्हारी जान बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारे मन में एक लड़की को बोला होगा जिसकी सोल स्पिरिट पारदर्शी नाग थी। उस आवाज ने बोला, आप कौन है और क्यों आपने मुझे रोका है? राशिद ने इस बार पूछा। मैं एक सोल स्पिरिट हूँ जो इस जंगल की रखवाली करती हूँ। मेरा काम इस जंगल में किसी को भी ज्यादा लालच में किसी बड़े लेवल के जानवर को मारने से रोकना है। उस आवाज ने कहा, तो आपने मुझे इसलिए रोका है ताकि मैं किसी जानवर को नहीं मार सकूं? राशिद ने कहा, नहीं, तुम इस जंगल के मालिक हो, ये जंगल तुम्हारे पिता द्वारा छोड़ी गई आखिरी जायदाद है, तुम इस जंगल के राजकुमार हो राशिद, और नागा आश्रम तुम्हारे पिता के कबीले के आखिरी बचे हुए व्यक्ति है। जंगल के स्पिरिट ने कहा, तो इतने दिन उन्होंने मेरे बारे कुछ पता नहीं किया? क्यों? राशिद ने दुखी होकर बोला, राजकुमार, ये तुम्हें नागा आश्रम जाकर ही पता लगेगा और तुम्हारी सोल स्पिरिट भी। मैंने तुम्हें इसलिए रोका था, अगर तुम्हें अपने तत्वों के लिए सोल रिंग चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं सबसे अच्छी सोल रिंग देकर, क्योंकि तुम अभी लेवल 10 तक नहीं पहुंचे हो। लेकिन जब तुम लेवल 10 तक पहुंच जाओ तो मेरे पास जरूर आना, मैं तुम्हें सबसे सही सोल रिंग चुनने में मदद करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी मदद करना चाहते हैं, तो और इसके लिए भी मैं जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगा। इतना कहकर राशिद ने उस स्पिरिट से नागा आश्रम का रास्ता पूछा। यहां से सीधा जाओ राजकुमार, आगे ही तुम्हें अपने कबीले के लोग मिल जाएंगे, तुम बस अपना नाम राशिद रघुनाथ बोलना, बाकी सब समझ जाएंगे। स्पिरिट ने बोला। इतना सुनने के बाद राशिद आगे चलता गया और उसको कुछ दूरी के बाद आश्रम दिखाई दिया। थोड़ा आगे चलने के बाद उसके सामने एक आग का गोला दिखाई दिया और एक आदमी कुछ लोगों के साथ सामने आया। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? उस आदमी ने पूछा। मेरा नाम राशिद रघुनाथ है, मैं आपका होने वाला राजकुमार हूँ, राशिद ने बोला। इतना सुनकर उन लोगों ने अपने सोल स्पिरिट शांत किए और राशिद को आश्रम के अंदर लेकर गए, जहां उसका इंतजार अधेड़ उम्र के लोग कर रहे थे। जब उन्होंने राशिद को आते हुए देखा तो उन्होंने उसके आगे सिर झुका दिए। कैसे हैं आप राजकुमार राशिद? उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहां आने में, उनमें से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोला। आप लोगों को इतने दिनों के बाद याद आया कि मैं कौन हूं? अच्छा है, जो मुझे जंगल के स्पिरिट ने बता दिया सब कुछ। मेरे माता पिता कहाँ है? राशिद ने गुस्से में बोला। माफ कीजिए राजकुमार, लगता है उस स्पिरिट ने आपको पूरी बात नहीं बताई, चलिए हम ही बता देते हैं। वहां सबसे उम्र वाले व्यक्ति ने बोला। आपके जन्म के 1 महीने के वक्त जब आपके पिता वीर रघुनाथ शौर्य कबीला से कुछ समझौते करने गए थे, लेकिन शौर्य कबीला उसमें मुनाफा ज्यादा मांग रहा था। आपके पिता ने हमारी मेहनत को साथ में जोड़कर कहा था। शौर्य कबीले को ये बात मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने आपके पिता को हटाने के लिए धोखे से उन्हें रात में मार डाला और साथ में आपके माता को भी। तो मैं कैसे बच गया? राशिद ने फिर पूछा।
उस समय जो तुम्हें उठाकर लेकर गया था वो और कोई नहीं रोहित शौर्य के पिता थे, जो तुम्हें अपने पिता के सामने मारना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और कहा था कि इसके पास भी वैसी ही सोल स्पिरिट होगी जो रघुनाथ के पास थी। हमें लगा था कि आपकी मौत हो गई थी, लेकिन शायद हम गलत थे। हमारे जासूस ने बताया कि आपको गोद ले लिया गया है, तो हमने इस वक्त का इंतजार किया और आज आपको बुला लाए इस आश्रम में। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बात सुनने के बाद सभी ने सहमति में सिर हिलाया। तो ये सब मेरे नकली चाचा ने किया था, राशिद ने गुस्से में बोला। राजकुमार, अब आपको ही अपने इस कबीले को आगे ले जाना होगा, सभी अधेड़ उम्र के लोगों ने बोला। लेकिन वो कौन थी जिसने मुझे वहां से बाहर निकाला था, निचले स्तर की सोल स्पिरिट दिखाकर राशिद ने कहा। इस पर सभी लोग हंस पड़े और एक आदमी ने बोला, वह तुम्हारी होने वाली मंगेतर में से एक है। यहां सभी लोग राजकुमार के वापस आ जाने से खुश थे, वहीं दूसरी तरफ शौर्य कबीले में कुछ और हो रहा था। तुमने उसे बिना घायल किए जाने दिया, अगर वो वापस आया तो अपने पूरे कबीले को बर्बाद कर देगा, रोहित के दादा ने बोला। दादाजी, उसके पास हमसे ज्यादा तत्व थे और शायद हमसे ज्यादा ताकतवर था। उसके पास अधेड़ा तत्व भी था, रोहित ने बोला। क्या डार्क एलिमेंट, मतलब उसके पास भी अपने पिता की तरह ही लेजेंडरी सोल स्पिरिट है? क्या लेजेंडरी सोल स्पिरिट? सभी हॉल में मौजूद लोगों ने कहा। हाँ, राशिद का कबीला कोई साधारण कबीला नहीं था, उसके पिता के पास लेजेंडरी सोल स्पिरिट थी जिसकी सारी सोल रिंग्स 100,000 साल की थी। शौर्य कबीले के मुख्य ने कहा। अगर मैंने उसको धोखे से जहर नहीं दिया होता तो मैं उसको कोई नुकसान नहीं दे सकता था, वह बहुत ताकतवर था, रोहित के पिता ने कहा। मगर उसको कहाँ पता है कि उसके पिता के कबीले के लोग अभी भी नागा आश्रम में रहते हैं, रोहित के पिता ने कहा। उसको पता चल चुका है, एक व्यक्ति ने आकर बोला। सामने से चलते हुए प्रिया आती है और बोलती है, आज से रविंद्र कबीला शौर्य कबीले से अपने सारे सौदे और व्यापार खत्म करता है। प्रिया ने बोला। एपिसोड 5 डिवाइन सोल स्पिरिट। शौर्य कबीले के सभी लोग हैरान भी थे और डरे हुए भी, क्योंकि अगर रविंद्र कबीले ने उनसे सारे सौदे तोड़ दिए तो उसके कबीले के लिए अपनी घोष जमाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे पुराने दुश्मन उनसे बदला लेने जरूर आएंगे। प्रिया बेटी, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है हम पर? शौर्य कबीले के मुखिया ने बोला। प्रिया ने कहा, ये सभी सौदे मेरे और राशिद की शादी के लिए हुए थे, क्योंकि राशिद अनाथ है इसलिए ये सौदे शौर्य कबीले से न होकर नागा आश्रम से होंगे। रविंद्र कबीला, ये तुम सही नहीं कर रहे, ये राशिद के गोद लिए पिता शमशेर शौर्य था, अपने खुद अपने बेटे को बाहर कर दिया। आप चुप रहिए, और हमें ये भी पता है कि राशिद रघुनाथ परिवार का आखिरी वारिस है, तो हम अपना सौदा सीधा रघुनाथ कबीले के लिए खर्च करेंगे, प्रिया ने कहा और वहां से चल दी। सभी शौर्य कबीले के लोग प्रिया को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो रविंद्र कबीले को रोक सके। रविंद्र कबीले के सामने शौर्य कबीला कुछ भी नहीं था। पिताजी, इस रोहित ने मुझे घटिया सोच के साथ राशिद को उकसाया था, यह मुझे अपनी रखेल बनाना चाहता था, इसको मार डालो, प्रिया ने नफरत की नज़र से रोहित की तरफ देखते हुए कहा। पिताजी, मुझे बचाए, रोहित ने सीधा बोला। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी रविंद्र कबीले से पंगा लेने की। प्रिया के पिता ने सीधा अपनी सोल स्पिरिट फायर फीनिक्स से रोहित को मार डाला। रविंद्र कबीले के जाने के बाद सभी लोग मुश्किल में पड़ चुके थे। अगर यह बात बाहर उनके दुश्मनों के कानों में गई तो वह उनके कबीले को खत्म कर देंगे। तभी एक सैनिक भागते हुए अंदर आया और उसने बोला, मुखिया जी, बाहर हमारे दुश्मन अपनी सेना के साथ खड़े हैं। जिसका डर था वही हुआ। उसी रात पूरे शौर्य कबीले का अंत हो गया और उस कबीले का कोई भी व्यक्ति भी नहीं बचा। इधर नागा आश्रम में अगली सुबह राशिद नींद से जाग उठा और अपनी सोल स्पिरिट जागृत करने के लिए आश्रम के छोटे से जगह पर गया जहां उसको अपनी सोल स्पिरिट जागृत करनी थी। वहां उसने बैठकर ध्यान एकाग्र किया। उसके बाद कुछ सुनहरी रोशनी आने लगी, फिर राशिद के पीछे एक आकृति बनने लगी। राजकुमार राशिद ने अपनी सोल स्पिरिट जागृत कर ली है और यह अपने कबीले की अब तक की सबसे ऊंचे रैंक की सोल स्पिरिट है, जिसका नाम है पवित्र सुनहरा नाग, जिसके पास सभी तरह के तत्व को इस्तेमाल करने की ताकत है और ये दैविक शक्ति के लेवल की सोल स्पिरिट है। ये सुनकर पूरा कबीला खुशी से उछल पड़ा और राशिद को भी खुशी हो रही थी, क्योंकि उसको अपना कबीला मिल गया था जिसको उसकी जरूरत थी। तभी एक गुप्तचर ने आकर आश्रम के कुलपति के कानों में कुछ कहा, जिसके बाद उस कुलपति ने राशिद से कहा, क्या तुम शौर्य कबीले से बदला लेना चाहते हो? इस पर राशिद बोला, मैं जरूर लेता, लेकिन मेरे पास अभी उतनी ताकत नहीं है, शायद भविष्य में ले पाऊं। अब तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मंगेतर प्रिया ने सारे सौदे शौर्य परिवार से काट दिए हैं, जिससे शौर्य कबीले के दुश्मनों ने उन्हें कल रात में ही पूरी तरह खत्म कर दिया है। उनमें से एक तुम्हारा बड़ा भाई रोशन भी है, कुलपति ने कहा।
मेरा बड़ा भाई, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? रशीद ने पूछा। जरूर, क्योंकि तुमसे ज्यादा खुश तुम्हारा भाई होगा। रोशन अब दुनिया घूमने जा सकता है क्योंकि उसको कबीला संभालने से कोई लेना देना नहीं है और यह कबीला वह तुम्हें सौंप कर जाएगा। मुखिया ने कहा। अब तुम्हें अपने इस मंगेतर के बारे में भी जान लेना चाहिए ताकि तुम इस कबीले को आगे चला सको। ये भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना कि प्रिया, और इसकी शादी तुमसे 1 महीने की उम्र में हो गई थी। कुलपति ने इतना बोलकर एक लड़की को इशारा दिया। फिर एक लड़की सामने आती है जो राशिद के उम्र की लग रही थी। साथ में वह लड़की दिखने में खूबसूरत भी थी। नीली आंखें, गोरी त्वचा, तीखे नैन नक्श, जो भी बोलो कम थे उस लड़की के लिए। राशिद ने उस लड़की से ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, लेकिन वह अभी भी प्रिया से प्यार करता था। वह इस लड़की के लिए प्रिया को धोखा नहीं देना चाहता था। वह लड़की बोली, मेरा नाम रवीना है, मैं तुम्हारी पहली मंगेतर हूँ जिसकी शादी तुमसे जन्म के बाद ही हो गई थी। ये सुनकर राशिद चौंक गया और बोला, पहली मंगेतर मतलब मेरे और भी मंगेतर भी है? मेरे स्वर्गवासी माता पिता, आपने कितनों के साथ मेरा रिश्ता लगवाया है? राशिद की बात सुनकर आश्रम के लोग हंसने लग गए और जोर से बोलने लग गए। राजकुमार, अभी तो ये शुरुआत है, आपको अपनी प्रजा के साथ साथ अपनी बहुत सी पत्नियों का भी ख्याल रखना होगा। इतना बोलकर सभी लोग फिर से और जोर से हंसने लग गए। तभी कुलपति ने बोला, बेटा राशिद, तुम्हारी कुल 5 मंगेतर है जिनसे तुम आगे चलकर मिलोगे। उनमें से एक रविंद्र कबीले की प्रिया भी है। इसका मतलब तुम्हें अभी अपने 3 मंगेतर से मिलना बाकी है। राशिद का सिर चकराया और बोला, है भगवान, कहाँ मैं एक लड़की को चाहता था और कहाँ 5 निकल आए। ये सुनकर रवीना हंसी और बोली, राजकुमार, मैं आपकी सबसे पसंदीदा पत्नी बनकर रहूंगी, चाहे आप मुझे अस्वीकार भी करें, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी, हर मुश्किल घड़ी में। हे ऊपर वाले, मैं अभी 8 साल का हूँ और अभी से ही मेरे गले में घंटी लगा दी है, क्या मैं अपने हिसाब से नहीं जी सकता? राशिद ने मन में सोचा। तभी कुलपति ने सभी लोगों को कहा, जितने भी लोगों ने अपनी सोल स्पिरिट जागृत की है उन सभी से उम्मीद है कि वह अपनी मेडिटेशन के लेवल को 10 तक लेकर, ताकि उस व्यक्ति के लिए उसके पर्याप्त सोल रिंग प्राप्त करने के लिए जंगल में शिकार करने जाएंगे। ये काम 12 साल से पहले होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको अकेडमी में दाखिला के लिए परीक्षा दे सके। इतना कहकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं और पीछे रह जाते हैं राशिद और रवीना। रवीना कुछ बोलती तभी पीछे राशिद को एक जानी पहचानी आवाज आई। राजकुमार राशिद, तुम ये किस लड़की के साथ घूम रहे हो? ये प्रिया रविंद्र थी।